अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हादिया मुगल का नावल तोहमत तुम्हारे इश्क की एपिसोड 27 है। चलिए आइए शुरू करते हैं। माजी से। माजी में क्या हुआ? माजी मेरे कमरे में कौन गया था? सहन में आते ही वो दहाड़ा था। 22 साला बहाज ने नहायत बेजारी से इसे देखा। वो आज ही शहर से वापस आया था और अब ताबीर के साथ बैठा था। क्या हुआ शायान? कमाल मलिक भी वहीं आए थे। ताया जान, मैंने 1000 मरतबा मना किया कि मेरे कमरे की सफाई मेरी मौजूदगी में की जाए, लेकिन शायद कुछ लोग नहायत ढीठ होते हैं। उसने ताबीर पर कहर आलूद नगार डाली जो सहम गई थी। शायान भाई, मैं चच्ची के कहने पर ही आपके कमरे में गई थी। ताबीर की वजाहत पर वहाज ने मुठ्ठियाँ भींची। जब अनम और सनम हैं इस कामों के लिए तो तुम क्यों गई शायान के कमरे में? उसने ताबीर की क्लास ली। फहाज, गुस्सा क्यों कर रहे हो? मेरे कुछ पेपर्स वहाँ पड़े थे, इसी वजह से मुझे गुस्सा आ गया। 25 साला शायान ने हतल्म का अपना लहजा धीमा रखा। फहाज, तुम्हारा इस मामले में बोलना बनता ही नहीं है। कमाल मलिक ने भी जैसे शायान सागर की तारीफ की थी। कहने को एक छोटी सी बात थी, लेकिन कमाल मलिक ने हमेशा वहाज सुल्तान को गलत कहा था और शायान सागर हावी रहा था। वो बा पर एक नगार डाले अंदर बढ़ गया। शायान अब शहर में अपना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू कर चुका था, जो शुरू जमाल मलिक ने किया था, लेकिन शायान उसे बुलंदियों पर पहुंचा रहा था और वहाज पुलिस का शोबा ज्वाइन कर चुका था, जिसकी कमाल मलिक हमेशा की तरह मुखालिफ थे। शायान सागर की अपने गांव के लोगों से मोहब्बत ढकी छुपी नहीं थी। अपने फ़ायदे में से वो अक्सर लोगों के घर में राशन डलवा देता था और माली मदद करता था, और कमाल मलिक इसकी सादत से इसके मज़ीद मुतारिफ हुए थे। मज़ीद इसकी खूबी गाँव में बड़ा हॉस्पिटल बनवा कर उभरी थी। रायान सागर इन दिनों शहर का होकर रह गया था। उसे शुरू ही से दरसो तदरीस में दिलचस्पी थी और अनम का एडमिशन भी वो अपने कॉलेज में ही करवा चुका था। सनम अभी काफ़ी छोटी थी, जो माँ के पास रहती थी। जमाल मलिक की बीवी सना बेगम गांव में ही होती थी। ना बेटों ने कभी अहमियत दी थी और ना शोहर ने। फिर हवेली में इनकी हैसियत क्या मायने रखती थी? अहमद हाउस में इस वक्त काफ़ी गहमा गहमी थी। मिसिस अयाज 12 साला प्रेहान को नाश्ता करवाने में मगन थी, जो माँ बाप की लाडली थी। अपने हाथ से खानों से आता ही नहीं था। गुड मॉर्निंग, यहाँ आओ सादान। अयाज अहमद ने सीढ़ियों के करीब खड़े सादान को अपने पास आने का कहा, जो ग्रे हाई नेक शर्ट और ग्रे जीन्स के साथ ब्लैक स्लीवलेस जैकेट पहने काफ़ी खूबरू लग रहा था। ग्रे आंखों में आज अलग ही तासुर था। सादान इन्हें एक एक्सीडेंट के दौरान मिला था, जिसका हुलिया इसे किसी अच्छे घराने का पता दे रहा था। इसके माँ बाप मौके पर ही दम तोड़ के थे, तभी सादान को अपने साथ ले आए थे। इसके भूरे बाल और सुर्ख सफ़ेद रंगत इन्हें नौफल जैसी ही लगती थी। कभी कभी इन्हें वो यजदान का अक्स ही लगता था, जिसे लंदन गए 6 साल हो गए थे। 10 साल की उम्र में वो इसे स्टडी के लिए यहाँ से भेज चुके थे। इनके शोबे की वजह से वो नौफल की जान खतरे में नहीं डाल सकते थे, और प्रिहान के लिए उन्होंने ख़ास सिक्योरिटी रखी थी। 20 साला सादान पिछले 6 साल से इनके साथ रह रहा था। वो इसे भी अपनी तरह एक कामयाब ऑफिसर बनाना चाहते थे, तभी इसका एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में करवाया था। उन्होंने इसे बेटा कहा ही नहीं समझा भी था। नौफल यजदान की और इसकी हैसियत एक बराबर थी। नौफल से उन्होंने यही कहा था कि वो इसका कज़न है, और 7 समुंदर दूर होने के बावजूद दोनों काफ़ी एक दूसरे से अटैच थे। एक प्रिहान थी जो इससे डरती थी। सादान बहुत सादा संजीदा तबीयत का माली था। कम बोलना, हमवा, ग्रे आंखों में गुस्सा भरे रखना, अपनी चीज़ों के मामले में किसी पर भरोसा ना करना, हर सार मामले में प्रिहान को डरने पर मजबूर कर देता था। सादान नाश्ते की टेबल पर आके बैठा और ब्रेड का पीस नफासत से अपनी प्लेट में रखा। कहाँ जा रहे थे आज? अयाज अहमद ने उसकी तैयारियों को देख के इस्तफसार किया। फ्रेंड के साथ एक पार्टी थी अंकल, वहाँ जा रहा था। इतनी सुबह पार्टी? वो हैरान हुए थे। लंच पार्टी अंकल, पर हमारे ग्रुप को वहाँ जल्दी जाना था, इसलिए मैं जल्दी तैयार हो गया। तो मतलब आज तुम मेरे साथ नहीं जाओगे? अयाज अहमद मुस्कुराए। आप कहेंगे तो आपके साथ चला जाऊंगा। पार्टी मेरे लिए आपसे ज़रूरी नहीं है। इसने प्रिहान को देखा, जो अब खड़ी हो चुकी थी। अरे नहीं बेटा, हम फिर कभी चलेंगे। वैसे भी अब तो सारी उम्र तुमने मुल्क की खिदमत करनी है, अभी खुद को वक्त दो फिर मुल्क को। जी अंकल। प्रियान, नाश्ता करो गुड़िया, उसने प्रियान को देखते कहा। नो, मैं कर चुकी हूँ मामा, मैं जा रही हूँ। प्रियान का स्कूल सर्दी की वजह से 9 बजे शुरू होता था, तभी वो सबके साथ टेबल पर मौजूद होती थी। हेलो, अ गुड डे माई प्रिंसेस। अयाज अहमद ने उसकी पेशानी चूमी। ओके अंकल, मैं भी निकलता हूँ। वो खड़ा हो चुका था। हम अच्छे से इंजॉय करना।
वो भी खड़े हो चुके थे। सादान बैग लेता बाहर निकला, जहाँ रेहान गाड़ी के पिछले दरवाजे को खोलकर बैठ चुकी थी। सादान ने ड्राइवर को रोका और खुद दूसरी तरफ से उसके पास आकर बैठा। वो खौफ से उछली थी। आइंदा अगर इस लड़के ने तुमसे कोई उल्टी सीधी बात की, तुम मुझे बताओगी। उसकी ग्रे आंखों में कहर भरा हुआ था। सादान भाई, उसने मुझसे पेन लेकर थैंक्स कहा था और कुछ भी नहीं कहा। अब वो भी नहीं कहेगा और तुम मुझे इसके पास बिल्कुल भी नजर ना हो। सादान ने उंगली उठाकर तंबी की और गाड़ी से निकल गया। इसने अटका सांस बहाल किया था। प्रियान का ख्याल रखा करो, अंकल ने तुम लोगों को जिम्मेदारी दी है, तुम इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाओ। वो ड्राइवर और गार्ड्स को हुक्म दिया, अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। प्रियान को गाड़ी के पास से गुजरते हुए उसने दोबारा उसे तंबी की और प्रियान खौफ से सफ़ेद पड़ गई थी। सबको मैं संभालूं, मुझे कोई ना संभाले, वो बड़बड़ाती हुई तबीर की वार्डरोब सेट कर रही थी। क्या हुआ रोज़, तुम कल से काफ़ी उलझी हुई है। तबीर धुले चेहरे के साथ बाहर आई तो रोज़ की बड़बड़ाहट पर उसकी जाने मुतवज्जो हुई। नथिंग मैम, उसने मुंह पकड़ कर कहा। यजदान से भी मैंने पूछा था, उसने भी नहीं बताया, और रात में नवाब साहब मूवी लगाकर बैठ गए कि मूवी देखो। तबीर ने आंखें घुमाई तो रोज़ को मज़ीद गुस्सा आया। मेरी ज़िंदगी मूवी बनाकर खुद मूवी इंजॉय कर रहे थे रोज़। तबीर ने उसे तंबी की। मैम, आप नहीं जानती सर क्या करना चाहते हैं। रोज़ रूहान सी हुई थी। तुम बता दो ना मुझे, तुम दोनों पागल करके रहोगे। तबीर उलझ गई थी। प्लीज़ मैम, आप परेशान मत हो, मैं आपको नहीं बता सकती कि मैं क्यों परेशान हूँ, और ना ही ये कि मैं क्या चाहती हूँ। वो खुद भी उलझ गई। मैं बताता हूँ ताबीर के रोज़ क्या चाहती है। यज़दान अंदर आया तो रोज़ ने हफ़की से उसे देखा, जिसके चेहरे पर दबी दबी मुस्कुराहट थी। हाँ बताओ यज़दान, क्या हुआ है रोज़ को, और रोज़ क्या चाहती है। ताबीर भी जानने को बेकरार हुई थी। रोज़ चाहती है इसकी शादी कर दीजिए और वो भी अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ गुजारे, अपना शोहर संभाले, बच्चे पाले। बॉस, वो चिढ़कर चीखी थी, जबकि ताबीर की भी आंखें फैली थी। क्या बॉस? हाँ, सब जानता हूँ मैं। यज़दान ने तबीर की मौजूदगी का फ़ायदा उठाया था। मैम सर ऐसे ही कह रहे हैं, मैं ऐसा क्यों चाहूँगी। रोज़ को ढेरों शर्म आई थी। ऐसा चाहना गलत भी तो नहीं है। ज़ुलेखा शायद तुमसे भी छोटी है और वो भी शादीशुदा है, फिर तो तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। तुम्हारी सोच भी गलत नहीं है। रोज़ का मुंह खुला था, जबकि यज़दान सीने पर बाजू बांधे रोज़ की हालत इंजॉय करने लगा था। मैम, बॉस आपके साथ साथ मुझे भी तंग कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं कभी शादी नहीं करना चाहती। सब ऐसे ही कहते हैं, लेकिन शादी होकर रहती। मुझे तो लगता है कि लड़कियां बस सबको बनाती हैं। उसने तबीर को फोकस में रखेगा। तबीर ने नासमझी से उसे देखा, लेकिन फिर समझ आने पर उसके चेहरे के ज़ाविये बिगड़े थे। यज़दान ने शानेज कहे, जबकि रोज़ अपने नतने फुलाए यज़दान को देख रही थी। फिर बताओ रोज़, तुम्हारे लिए देखूं कोई लड़का। मैम, रोज़ चिढ़कर रोने की तैयारी पकड़ती रोज़ के कंधे से लगी। मैम की चमची, तुम्हें मैंने पाला है और करती तुम मैम हो। यज़दान ने मुंह बगाड़ा। पाला मतलब? तबीर हैरान हुई। हाँ तो बेटी की तरह पाला है। तबीर ने हैरानगी से यज़दान को देखा, जो कह तो मसनूई नाराज़गी से रहा था, लेकिन इसके लफ्ज़ सच्चे थे। मतलब तुम इसके बाबा हो। तबीर अपने बालों में हाथ फेरते मासूमियत से सोचा, बाबा? वट? मैं बाबा? अस्तग़फ़िर। यज़दान ने गोया झुरझुरी ली थी, जबकि तबीर और रोज़ का कहका फूटा था। रोज़ को हंसते देखकर वो भी थोड़ा रिलैक्स हुआ था। तुम क्या समझते हो, तुम मेरी रोज़ को तंग करोगे और मैं तुम्हें तंग करने दूंगी। वो रोज़ के साथ लगती जज़दान को चिढ़ाने लगी। ज़्यादा सर ना चढ़े, ये ना हो दोनों को हमेशा के लिए साथ जोड़ दूँ और फिर दोनों लड़ती रहें। इसने रोज़ को देखे कहा, और रोज़ समझ गई थी कि इसका इशारा किस तरफ है। इसका सांस सलक में अटका था। मैम सर मुझे फिर चढ़ा रहे हैं। वो तबीर का सारा पाते ही रोती। चुप कर जो रोज़। यज़दान तुम भी चुप करो। खबरदार जो रोज़ को तंग किया। अगर वो शादी नहीं करना चाहती तो तुम मत करवाओ। शादी तो इसके अच्छे भी करेंगे। क्यों मिस रोज़ीना? रोज़ीना कौन? तबीर हैरान हुई थी और रोज़ का एक और गम जगा था। मैम, आपको पता है सर ने मेरा नाम क्या रखा था। इसका लबो लहजा वैसे ही तबीर को मुस्कुराने पर मजबूर कर देता था। कुछ अब वो शिकवा का नाम मजीद उसे हंसा रही थी, पर वो रोज़ को नाराज़ नहीं करना चाहती थी, इसलिए फौरी अपनी मुस्कुराहट छुपाई। रोज़ीना कितना अजीब नाम है, ऐसे जैसे किसी ओल्ड लेडी का। उसने नाक सिकोड़े यज़दान को देखा। तभी सब तुम्हें रोज़ कहते हैं। तबीर की दुरुस्त सोच पर रोज़ ने फौरी सर हिलाया। मैंने बहुत सोच कर तुम्हारा नाम रखा था। जो मासूमियत मैंने तुम्हें देखी थी, इस मासूमियत ने ही मुझे बताया था कि तुम एक गुलाब के फूल जैसी हो, जो बहुत मासूम होता है, जिसे लोग मसल देते हैं। लेकिन मैंने तुम्हें गुलाब जैसा नहीं, पत्थर जैसा बनाया है। इतने छोटे छोटे मामलों में घबराओगी तो बड़े मुकाबलों में हार जाओगे। तुम्हारी हार मेरी हार है। यस्तान ने आगे बढ़कर उसके सर पर चिपक गई। बॉस, रोज ने चीम कर यस्तान को देखा। अब बिल्कुल मत रोना और फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए कभी गलत फैसला नहीं करूँगा। उसकी तसल्ली पर रोज़ तशक्कुर से मुस्कुराती बाहर निकल गई। जिस्तान मुस्कुराते हुए से जाता देखने लगा। किसी लड़की की इतनी तारीफ नहीं करनी चाहिए कि बीवी जेलस हो जाए। ताबीर की ठंडी ठार सरगोशी पर वो हैरत से मुड़ा, जिसका चेहरा सुर्ख हो रहा था, और चेहरा क्यों सुर्ख था वो समझ गया था।
यज़दान ने इसका चेहरा देखा और अगली पल इसका छत फाड़ कहका गूंजा, उफ, मुझे लगता है मेरी ये बीवी अपने बच्चों से भी जेलस हो जाया करेगी। इसे बुरी तरह बाजुओं में बेचता वो एक बार फिर हंसता चला गया। हाँ, हो जाऊंगी, खबरदार जो तुमने मुझसे बढ़कर किसी की तारीफ की। उसने यज़दान के बाजू पर चुटकी काटी। वो हमारे बच्चे होंगे ताबीर। यज़दान ने तासुब से सर हिलाए, कहा, हाँ होंगे हमारे बच्चे, लेकिन यकलक समझ जाने पर उसका चेहरा हया से सुर्ख हुआ, जबकि खौफ से उसने ज़ुबान दांतों तले दबाकर आंखें मींची। सच शुक्र था कि उसका चेहरा नहीं देख सकता था, वरना इसे मजीद चढ़ाने का मौका मिल जाता। उसे खुद पताव आया जो बोलते हुए ज़रा ख्याल नहीं करती थी। क्या हुआ तबीर, आप चुप क्यों होगी? हमारे बच्चे हैं तो शर्माना कैसा? उसकी शोख आवाज़ पर तबीर छटपटाई। तंग मत करो यज़दान, उसने निरूठेपन से कहा। तो फिर क्या करूं? उसकी समात को छुए हुए शरीर हुआ, जाकर अपना काम करो। उसने कोहनी पस्ती में मारे उसकी गिरफ्त से आज़ादी चाहिए, लेकिन यज़दान की गिरफ्त से निकलना आसान नहीं था। अब तो सारे काम सारे मतलब आपसे हैं, जब से आपसे बंदा हूँ दूसरी लड़के मुँह ही नहीं लगाती। उसके अंदाज में सिमटी उदासी उदासी तबीर का पारा हाई कर गई थी। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी अगर तुम किसी और के मुंह लगे। फौरी घूमती वो यज़दान की शर्ट का काला जकड़ते गुराई थे। बहुत बुरी तरह मिसकारा था ये अंदाज, ये जेलसी। इसकी कमर के गिर्द दोनों बाजू जोड़े वो पास की गंभीरता से बोला, सीधी तरह कहो, प्यारी प्यारी लड़कियों को मिसकारा हूँ। अब मुझे बस मनाने के लिए मक्खन लगाओगे? नाक सिकोड़े उसने होंठ भी मोड़ा। मक्खन से बीवी राजी होती है तो मक्खन ही ठीक है। उसकी चमकती डायमंड पिन को फोकस किए यज़दान ने नरमी से उसे छुआ। ताबीर ने उसके काले पर गिरफ्त सख्त की, लेकिन चेहरे पर हनूज गुस्सा सजाए रखा। लगता है मक्खन भी काम नहीं आएगा। इसकी नाक से नाक टकराए, वह सरगोशाना बोला, और तबीर में मजीद इसके दहकते जज्बों भरी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं रखती थी। इसके कंधे पे मूंछ पे वो हया से सुर्ख हो चुकी थी। यज़दान लब दबाए मुस्कुराता उसे खुद में भींच गया था। अगर सनम कहीं जाना चाहती थी तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया? और उसने तो जैन भाई के बारे में भी कोई जिक्र नहीं किया था। शजीहा की उलझन थी कि बढ़ चुकी थी। वह सनम से बात करती रही थी, जिसमें उसने बताया था कि शायान उसे श- शादी करना चाहता है। अपने भाई की बेकरारियों की एक तवील दास्तान थी जो वो मैसेज के जरिए बताई उसे उलझा गई थी। उसने उसे टालना चाहा, लेकिन जब उसने शादी का जिक्र किया तब वो कोई जवाब नहीं दे सकी थी। लेकिन फिर न जाने किस जज्बे के तहत उसने कहा था कि वो सफ़ीर को पसंद करती है, इसी से शादी करेगी। और फिर हादसे के बाद से वो इस कदर बौखला गई थी कि किसी चीज़ का होश नहीं रहा था। आज ज़रा खवास बहाल हुए तो उसने सनम का कांटेक्ट देखा था। वहाँ कोई मैसेज नहीं आया था, लेकिन अब वो सनम को हेलो का मैसेज कर चुकी थी और उसकी हैरत बजाती इसका नंबर ऑन था। अगर सनम के साथ कुछ हादसा हुआ है तो इसका नंबर क्यों ऑन है? और शायान इसके नंबर को ट्रेस क्यों नहीं करवा रहा? मैसेज सीन हो चुका था, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया था। मैं शायान सागर बात कर रहा हूँ। शजीहा का दिल बुरी तरह धड़का और मोबाइल हाथ से छूट गया, जैसे वो मोबाइल से निकलकर सामने आ जाएगा। इसने माथे पर आया पसीना साफ किया और कपकपाते हाथों से मोबाइल उठा के मैसेज को दोबारा देखा। अगर सनम का पता करना था तो उसे शायान से बात करनी थी। सनम का मोबाइल आपके पास कैसे? क्या हम कॉल पर बात कर सकते हैं? दूसरी जानब से सवालिया मैसेज पढ़े इसका दिल एक बार फिर लर्जा था। नहीं, मैं नहीं कर सकती, और प्लीज़ अगर सनम का पता चले तो मुझे ज़रूर बताइएगा। सनम तो मिल ही जाएगी, लेकिन अगर शायान से अगर खो गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। उसका तवक्को के बरक्स मैसेज शजीहा का रंग फीका हुआ। आप क्या कहना चाहते हो? उसने बेबसी से टाइप किया। मैं कहना कहना नहीं पाना चाहता हूँ, लेकिन शायद मैं मोहब्बत के मामले में बहुत पीछे रह गया हूँ और जी सफ़ीर खान की हो चुकी है। उसका मैसेज जैसे उसकी बेबसी का गवाह था। शजीहा की आंखों में नमी आई। उसे शयान का वो खून आलू चेहरा नहीं भू रहा था। निकाह बहुत मुबारक हो। उसने जैसे शजीहा के जज्बात के साथ खेलना चाहा था। अभी निकाह नहीं हो रहा। शजीहा बेख्तियारी में कह तो गई, लेकिन फिर पछताई थी। दूसरी जानिब से महज यही कहा था। उसने भी अटका सांस बहाल किया। उसने मोबाइल रखा और बेड क्राउन से टेक लगा ली। शायान जैसा नफीस शख्स उसकी किस्मत में नहीं था। शायद उसने जैन से मार भी खाई थी, लेकिन बदले में उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। फिर कैसी दुश्मनी थी? क्यों जैन उसे सनम से मिलने नहीं देता था? क्यों जैन उसके इतने खिलाफ था? क्या एक बार आप मुझसे मिल सकती हैं? सिर्फ एक बार। इस मसीहाई का कर्ज उतारने के लिए मुझसे मिल लीजिए जो कभी मैंने आपकी पर की थी। मैसेज टिन पर वो सीधी और मोबाइल पकड़ा। शायान का मैसेज उसकी तेलियां पसीने से तर कर गया। हेजल आंखों में तसबब था और सफ़ीर और जैन को बताए बगैर इसे कतई नहीं मिल सकती थी। वो शख्स उसे अच्छा लगता था, लेकिन इसके लिए अब सफ़ीर की मर्ज़ी ज़्यादा ज़रूरी थी। सफ़ीर इसका होने वाला शोहर था और शायान सागर कुछ भी नहीं। क्या वाकई वो कुछ नहीं था? उसने मोबाइल एक तरफ रख दिया, जैसे जवाब ना देना चाहती हूँ, लेकिन चंद लम्हे गुजरे। इसका दिल बाकी हुआ। एक बार मिलकर मैं इसका कर्ज उतार दूंगी, और वो इसे मिलने का इंदिया दे चुकी थी।
2 दिन से ज़ुल्फ़िशा एक सी हालत में थी, नीम बेहोश। कल उसे होश तो आ चुका था, लेकिन वो चंद लम्हे ही आँखें खोल पाई थी, और फिर वही गहरी खामोशी जो ज़ैन के दिल को काट रही थी। आपके पेशेंट को मुकम्मल होश आ गया है, इन्हें रूम में शिफ्ट कर दिए। ज़ैन के साथ बैठा सफ़ीर और ज़ुल्फ़िशा के पापा के चेहरे पर खुशगवारी फैली। ज़ैन ने बेसाख्ता सफ़ीर के गले लगता अंदर पड़ा। ज़ुल्फ़िशा वो इसके बेड के करीब हुए बेसाख्ता पुकारा उठा। उसकी आँखें खुली और गोया ज़ैन जैसे मुस्कुराने की वजह मिल गई। 2 दिन से सूली पर लटकी जान वापस बहाल होने लगी। बेसाख्ता झुककर उसकी पेशानी छू चुका था, फिर कई लम्हे वो उसकी पेशानी पर लब जमाए ठहरा रहा। वो बेतासुर लेटी रही। ना लफ्ज़ ने कोई उमंग चमकाई, ना उसकी आवाज़ ने दिल में कोई हलचल मचाई। मुझे पूरा यकीन था कि मेरा अल्लाह मुझे ज़्यादा नहीं आज़माएगा। उसने ज़ुल्फ़िशा का हाथ थामा और वहीं बैठ गया। उसने खाली वीरान आँखों से ज़ैन को देखा, फिर अपना हाथ आज़ाद करवा लिया। वो मुतजब्ब हुआ था। क्या हुआ ज़ुल्फ़िशा? उसके लबो लहजे में बेकरारी भरी थी। मैं पापा के पास जाना चाहती हूँ। पापा पापा से मिलना है मुझे। उसके सूखे लबों से बमुश्किल ये लफ्ज़ अदा हुए। और मेरे पास? ज़ैन को ये सवाल सबसे मुश्किल लगा था। चंद लम्हे खामोश रही थी, और ये खामोशी ज़ैन को घंटों पर मुहित लगी। आपके पास नहीं रहना? क्यों नहीं रहना? बताओ मुझे। ज़ैन यकला सदमौरी से बोला। अभी तो वो होश में आई थी, अभी तो वो खुश हुआ था, और उससे खुशी की वजह छीन रही थी। वैसे अपनी तड़प का आलम बताना चाहता था कि वो 2 दिन हाल से बेहाल था। ज़री खामोश मत हो, बोलो। उसने ज़री का हाथ पकड़ा तो उसके लबों से दर्द की कराह निकली। अंदर आता सफ़ीर फ़ौरी इसकी जानिब आया। ज़ैन, इसकी हालत ख़राब हो जाएगी। नहीं होगी, मैं इसके साथ हूँ, इससे कुछ नहीं होगा। उसने सफ़ीर को साफ नज़रअंदाज किया। आपके साथ रहकर मैं कभी ठीक नहीं रह सकूंगी। ज़ैन के दिल में जैसे छन से कुछ टूटा था। उसने फ़ौरी हाथ छोड़ा। ज़ुल्फ़िशा गुड़िया, ऐसा क्यों कह रही हो? सफ़ीर भी अब जैसे हैरान हुआ था। पापा चाहिए मुझे, पापा के पास जाना है। उसकी आंखें भीगने लगी, और ज़ैन का दिल इन आंसुओं से तड़पा था। वो इस लड़की को रोते हुए कैसे देख सकता था? हाँ, वो यही है, मैं बुलाता हूँ इन्हें। सफ़ीर ने नरमी से कहा और बाहर बढ़ा। ज़ुल्फ़िशा, मैं जानता हूँ मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाया, और इसकी सज़ा मुझे मिलनी भी चाहिए, पर यह सज़ा मेरे लिए बहुत बड़ी है। क्यों कर रही हो ऐसा? वो शख्स बेकरार हुआ था। वो खामोश रही। दिल तड़प रहा था, लेकिन वो इस पर खोल चढ़ाई से सख्त किसी भी एहसास से आरी बनाने की ठान चुकी थी। उसे वो मंज़र नहीं भूला था जब गोली उसके पेट में पेवस्त हुई थी, और वह दर्द से तड़पी चीखी थी, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा था। उसने ज़ैन को पुकारा था, लेकिन वो नहीं आया था। दर्द उसे अंदर ही अंदर काटे जा रहा था, उसे मौत की तरफ ले जा रहा था, लेकिन उसकी पुकार, उसकी तड़पती हालत पर भी वो शख्स नहीं आया था। वो बंद होती आंखों से पहले उसका चेहरा देखना चाहती थी, लेकिन इसकी आंखें बिना दीद के बंद हो गई थी। फिर वो क्यों उसकी पुकार पर फ़ौरन जवाब देती? इसका मान टूटा था। उस शख्स से लगाई गई सारी उम्मीदें टूट गई थी। अब वो शख्स उससे कोई उम्मीद नहीं लगाना चाहती थी। ज़री के पापा अंदर आए तो वो खड़ा हो गया, जैसे इनकी जगह देनी चाहिए हो। उन्होंने झिझक कर ज़ैन चौधरी को देखा, और दमाद से पहले इनका मालिक था। ज़ैन ने इस बात में सर हिलाए। वो बेटी के पास बैठे थे। आंखों में गर्म स्याल था, जो बेटी को इतने दिनों बाद देख कर निकल आया था। पर एक सुकून आ गया था कि उनकी बेटी ठीक थी, जिंदा थी। ज़री का ज़ब्त टूटा था, और वो आंसू बहाती बाप का हाथ आंखों से लगा गई। ये दिलगीर सा मंजर सफ़ीर को भी गमज़दा कर गया। इसकी खामोशी, इसके आंसुओं ने ज़ैन को मज़ीद वहाँ ठहरने नहीं दिया। अपनी सी आंखों में उसका अक्स पड़ता वो उल्टे कदम लिए वहाँ से निकल गया। इसकी मुड़ती ज़ुल्फ़िशा ने उसकी पुश्त को देखा, और फिर आंखें बंद कर ली, गोया जैसे अपने दिल की तरफ से नज़र बंद कर ली हो। मुझे ले जाएं अपने साथ बाबा, मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ, उसने भीगी आंखों से मान से कहा, और वह इनकार नहीं कर सके। चलेंगे मेरी गुड़िया, पर अभी तो यहीं रहना है जब तक तुम्हारा ज़ख्म ठीक नहीं होता। उन्होंने बेटी की पेशानी चूमी। पर मुझे अभी जाना है पापा। ज़ुल्फ़िशा की एक ही ज़िद थी। मामू ठीक कह रहे हैं ज़री, अभी यहीं रहना है कुछ दिन, फिर मैं तुम्हें हम ले जाएंगे। सफ़ीर ने भी उसे समझाया, और फिर बाहर निकल गया। ज़ैन शिकस्ता कदमों से आगे बढ़ा था। सफ़ीर फ़ौरन की तरफ आया। वो सदमे में है, उसने तकलीफ़ सही है, और इस वक्त अगर ज़िद लगाएगा तो वो तुझसे डर जाएगी, और हो सकता है कि वो खुद को नुकसान पहुंचा ले। सफ़ीर ने उसे समझाना चाहा। वो सदमे में नहीं है, वो गलतफहमी का शिकार हो चुकी है, और जिसने गलतफहमी हमारे दरमियान पैदा की है, अब उसकी ज़िंदगी के दिन बहुत थोड़े हैं। मैं नहीं जानता वो कौन है, लेकिन अब वो खुद बोलेगा कि वो कौन है। उसने ज़ैन चौधरी की ज़िंदगी को नुकसान पहुंचाया, अब उसकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद होगी। उसने सफ़ीर का हाथ कंधे से हटाया और वहाँ से निकल गया। अब उसे वहाँ जाना था जहाँ वो हमले से जुड़े एक शख्स को यरगमाल बना चुका था। कल हम एक डिनर पर जाना है। वो डाइनिंग रूम में थे जब वहाज ने उसे कहा। डिनर में मैंने और आपने? अनाबिया के हाथ से चम्मच प्लेट में गिरी, और प्लेट दो हिस्सों में टूटी। वो खौफ से खड़ी। ये प्लेट कैसे टूटी? फटी आंखों से उसने पहले वहाज को और फिर प्लेट को देखा। डिनर का सुनकर टूट गई होगी। उसके तंजिया सरदंदाज पर अनाबिया ने खुला मुंह बंद किया, जबकि दिल में वहाज के हवाले से एक सोच मजीद पुख्ता हुई थी कि तंज करने में शख्स ने PhD कर रखी है।
वहाज मैंने नहीं तोड़ी। इसकी वजाहत पर वहाज ने शान कोड़े। जिस तरह तुमने चम्मच फेंकी है इसने टूट ही जाना था। ये डिनर सेट ही ख़राब और हल्के पत्थर का था। उसने नाक सुकेड़े इस सेट की ही गलती निकाली। अपनी गलती माना ना सीखो। मैं कब नहीं मारी, चम्मच से लगकर टूट गई होगी, वो जी छुई थी। वो महज सच झटक कर रह गया क्योंकि वो अब भी नहीं मानी थी। मैं ये किचन में रखा आती हूँ। प्लेट के टुकड़े उठाती किचन में गई, लेकिन दरवाजे पर कोहनी लगने के बायस वो टुकड़े हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिरे। अनाबिया वो तेज़ी से उठकर उसे बाजू से पकड़कर इनसे दूर कर चुका था। तुम ठीक हो? और उसके हाथ पाँव देखे बेकरार हुआ। पता नहीं कैसे गिर गई। अनाबिया की हालत रोने वाली हो चुकी थी। कोई बात नहीं, तुम यहाँ बैठो, बताओ कांच तो नहीं लगा? अब उसके शफाफ पाँव को पकड़े देख रहा था। वह आज मैं ठीक हूँ। फौरी खड़ी होती पाँव आज़ाद करवा चुकी थी। उसे उम्मीद नहीं थी वो सितम कर इतना फिक्रमंद हो जाएगा और कुछ इसका पाँव छूना उसे करंट की तरह झटका दे गया। बच्चों जैसी हरकतें करती हो। कब बड़ी होगी? अगर कांच लग जाता तो मेरा ही नुकसान होता। आपका नुकसान कैसे होता? उसका दिल जैसे खुशगुमान हुआ था। जाहिर है हमने कल एक डिनर पर जाना और तुम्हें बहाना मिल जाते कि कांच लग गया, अब नहीं जा सकती। अनाबिया की खुशगुमानी हवा हुई। इस इंसान के सीने में दिल तो है मगर इसमें जज्बे नहीं है। वो सोच ही सकी। अब किस सोच में डूबी हो? बताओ ठीक हो? वहाज ने बेजारी से पूछा। क्या था वहाज? आप कह देते कि अनाबिया तुम्हारे ज़ख्मों से मुझे ज़्यादा नहीं पर थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। वहाज ने उसकी बीकी आंखें देखी, फिर मुट्ठी बांध करके अपनी पेशानी पे जमाई, गोया अफसोस क्यों। तुम और तबीर बिल्कुल एक जैसे हो, हरदम रोने को तैयार। छोटी सी बात हुई नहीं रोना शुरू। अब मैंने तुम्हें कुछ कहा भी नहीं है। वो चिढ़ी तो गया था लेकिन फिर तबीर का जिक्र दिल को शाद भी कर गया था। पहले नहीं रोती थी वहाज, पर अब बहुत आता है। अपने खाली हाथों को देखे उसने नहायत रंजीदगी से कहा, और वहाज को समझ नहीं आया कि वो कहे भी तो क्या कहे। वो लड़की कभी कभी इससे जैसे पुरएतमाद शख्स को भी चुप करवा देती थी। और अब क्यों आता है? उसने हल्का सा शानों को झटका, गोया खुद ही अपनी कैफियत छुपाई। आपकी वजह से वहाज। उसने अब भी नज़र झुकाए रखी। और मेरी वजह से क्यों? वहाज करीब हुए गंभीरता से बोला। क्योंकि आपको बहुत सताया है, गुनाह किया है वहाज। आप मर्द हैं, रो नहीं सकते, लेकिन आपकी जगह कोई और होता तो शायद रो कर खुद को तबाह कर लेता, और मुझे भी। इसके भीगा लेजा किसी भी मकरूफ रेब से पाक था, लेकिन वहाज को फिर भी चुभन हुई थी, और वो चुभन किसी और के होने की हुई थी। बस करो, छोड़ो ये जिक्र। मेरी जगह कोई और कैसे हो सकता था? क्योंकि ये तोहमत मेरे हिस्से की थी। उसने टाल दिया। क्यों टाला था वो खुद नहीं जान पाया। क्या वो नाबे सुल्तान का असीर हो रहा था, या फिर उसकी वो बातें वो दीवानगी दिल में ज़बरदस्ती जगह बना चुकी थी। वहाँ आज उसने हैरानगी से उसे देखा जो पहले ही उसका मुंतज़िर था। खाना खा लो या फिर वो भी मैं खिलाऊं? वो बात बदल गया, पर अनाबी खौफज़दा हुई। तंज करना वो ताउम्र नहीं छोड़ सकता था। मैं खुद खा लूँगी। वो जाकर चेयर पर बैठी। तुम्हें काफ़ी बनानी आती है? उसने वहीं खड़े पूछा। अनाबी फिर खड़ी हुई हुई थी। खड़ी कैसे ना होती? हैरत ही बेनतहा थी। उफ, बस एक सवाल पूछा है। वो मुझे लगा आप कहेंगे कि मैं खुद बना लूँगा। उसके कुछ देर पहले तंज का जवाब दिए वो दोनों मुठ्ठियाँ बंद कर गई। वहाई ने घूर कर उसे देखा और फिर सर झटका। पहले खाना खा और फिर काफ़ी बनाकर मेरे कमरे में ले आना, और एहतियात से बनाना। उसने एहतियात की ताकीद की और नाबिया की आंखें इस मर्तबा खुशी से भीगी। उसने ज़ोरों शोर से सर हिलाया। रुको तो लड़की। वो सरनफी में हिलाई, वहाँ से निकल गया। जब के नाबिया दोबारा चेयर पर बैठी, उसकी छोड़ी गई प्लेट को देखा जहाँ थोड़े से चावल बाकी थे। गो के वो ठंडे हो चुके थे, लेकिन उसके लिए वो बेहतरीन खाने से बढ़ गए थे। उसने दरवाजे की जानिब देखा, कहीं वो आ ही ना जाए, लेकिन फिर इत्मीनान किए वो इसी की चम्मच से नवाला मुंह में डाला। इस मरतबा उसने अपने आंसुओं को नहीं रोका, इन्हें बह जाने दिया। खुशी के आंसू थे जो इतने अरसे बाद मैसर आए थे। आज आपकी गैर मौजूदगी में आपकी प्लेट से खा रही हूँ, लेकिन मुझे मेरे अल्लाह पर यकीन है कि एक दिन मैं आपके साथ आपके हाथों से खाऊंगी, और तब कोई डर कोई खौफ नहीं होगा। उसने पुरयकीनी से कहकर उसका गिलास लबों से लगाया जिसमें वो पानी बाकी था। पानी हलक से उतारती वो खड़ी हुई और बाहर निकल गई। उसे वहाँ सुल्तान के लिए अपने हाथ से कॉफ़ी बनानी थी, और वह मज़ीद देर नहीं कर सकती थी। एक तो ये लड़की कितना बोलती है, कितना चीखती है। वो सनम की चीखों पुकार सुनकर अब बेजार हो चुका था। 2 दिन से वो इसके कब्ज़े में थी। ज़बरदस्ती उसने मुलाजमा के ज़रिए खाना खिलाया था, पर वो भी उसने बमुश्किल खाया था। अभी उसे आर्डर नहीं आए थे कि वो इसे मेंशन ले जाता, तभी उसे इस घर में कैद कर रखा था। इसकी चीखों को सुनते वो अब जिच हुए अंदर गया। चुप नहीं कर सकती तुम? कान पक गए मेरे? वो अंदर आए धड़ा। मुझे यहाँ नहीं रहना, जाना है मुझे यहाँ से। वो खूंखार नगाह से बासुत को देखे चीखी थी। जाना है तुम्हें? वो गुराया। हाँ जाना है, यहाँ नहीं रहना, आज़ाद करो मुझे। बिल्कुल भी नहीं डरी थी। तुम अपने अब्बा के घर हो ना, जो तुम्हारी बातें मानूंगा। आपको मेरी बात माननी होगी, वरना क्या? बासत ने रुक जाई। वरना मैं आपकी जान ले लूँगी। बासत ने हैरत से उसे देखा और फिर हंसता चला गया। छटाक भर की लड़की मेरी जान लेगी? वाह क्या दलेरी है।
सनम ने गैर आंसू से देखा। अपनी हालत देखो मैडम, बढ़िया ही मेरी जान लेने वाली। उसने सर झटक उसे देखा जो कुर्सी से बंधी अब झटपटा रही थी। एक बार मुझे आज़ाद करो, फिर तुम्हें बताऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। अगर नहीं टूटी ना तुम्हारी बहुत ढीठ हड्डी हो। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे ढीठ लोगों को सुधारने में बहुत मज़ा आता है। उसकी थोड़ी पर गाना रखे उसने सनम का चेहरा बुलंद किया। सनम का रंग फक हुआ। गन की ठंडी नाल उसके वजूद में एक ठंडी लहर दौड़ाए रोंगटे खड़े कर गई। बासित हटाओ इसे, इसके कपकपाते लेजे ने जैसे बासित को मज़े से दो चार किया। डर लग रहा है, बासित ने पुरस्कारियों से कहा। प्लीज़ हटाओ इसे। मार दूं तुम्हें गोली, दिल कर रहा है मार दूं, पर अभी नहीं, अभी तो बहुत से बदले बाकी हैं। उसने फौरी अपना इरादा बदला। उसने गन हटाई और खुद दोबारा सामने चेयर पर जाकर बैठ गया। सनम ने गहरे सांस ली। आज हमारा निकाह है। उसने गोया सनम पर बम फोड़ा और बहाल होती सांसें फिर किसी ने बुरी तरह रोकी। निकाह? हाँ निकाह, ताकि मैं अपनी सनम जानम को हमेशा अपने पास कैसे कर सकूं। उसने तमस्कुर से कहकर आंख दबाई। मुझे जाने दे, मुझे नहीं करना आपसे निकाह। वो रस्सी में जकड़े हाथों का बमुश्किल हिला पाई, जबकि चेहरा सुर्ख हो चुका था। अगर जाने देना होता तो लाता ही क्यों। बासित ने सामने कुर्सी पर बैठे टांग पर टांग रखे अदाए बेनियाजी से सनम को देखा। मुझे आप जैसे कातिल से निकाह नहीं करना, वो एक बार चीखी थी। वाह कातिल, वो कहकर गई सनम को देखने लगा। चलो मैं कातिल सही। तुमने क्या की? किसी के किरदार पर दाग से जाती है, ये जुर्म कत्ल से भी बढ़कर है। वो अब कदरे आगे झुके बोला। प्लीज ये सब मत करें, आप बहुत पछताएंगे। वो भीगी आवाज़ में बोली, अब नर्म पड़ी थी। तुमने क्यों किया? तुमने ये सब कर तुम ये सब करके पछता रही हो? नहीं ना। तो मैं कैसे पछता सकता हूँ? मैंने कहा था सनम मलिक, अगर तुमने मेरी फैमिली की तरफ नज़र उठा के भी देखा तो मैं तुम्हारी जान अपने हाथों से लूँगा। वो तेज़ी से उठकर उसका जबड़ा दबोचे घुराया था। उसके गालों में दर्द से टीसी उठी थी। तुम जैसी घटिया लड़की से निकाह करना मेरे लिए खुद सर पर एक अजाब की तरह है, लेकिन अपनी फैमिली के लिए मैं ये अजाब अपने सर पर लेने को तैयार हूँ। लेकिन तुम्हें आज़ाद छोड़ना अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने जैसे। सनम का दिल बुरी तरह तड़पा था। कभी जो मोहब्बत का दावे करने वाला आज उसे अजाब कह रहा था। उसके आरिस पे बेसाख्ता आंसू बहे। पालो इन आंसुओं को जितने बहाने हैं, मुझे 1% भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारी वजह से इतने लोगों ने तकलीफ़ भुगती है, अब तुम भी थोड़ी सी भुगत लो। बासित ने इसके आंसुओं को तमस्खर से देखा। मत करिए ऐसा, मैं रुस्वा हो जाऊंगी। वो इंतहाई बेबसी से बोलती बासित को देख रही थी। दूसरों को रुस्वा करने वालों के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। उसने सनम की आंखों में झांकों से जताया था कि वो नज़र चरा कर रहेगी। चलो शाबाश, मौलवी साहब आने वाले हैं। नका की हामी बोर और पत्थर बनता उससे दूर हुआ। नहीं करूँगी, मर भी जाऊँगी तब भी आपसे निकाह नहीं करूँगी। मैं तुम्हारे मुर्दा वजूद से निकाह करके तुम्हें दफना दूंगा। वो ढिठाई से कहता सनम को सहमा गया था।